Bismillahirrahmanirrahim. Diabetes in pregnancy, management from pre-conception to the postnatal period. स्टार्ट करते हैं. नाइस गाइडलाइन है, पब्लिश है 25 फरवरी 2015 की. लेट्स स्टार्ट विद द की रिकमेंडेशंस. तो की रिकमेंडेशंस में क्या है? सबसे पहले प्री कंसेप्शन काउंसलिंग. पेशेंट्स जो आपके पास आते हैं फॉर प्री कंसेप्शन काउंसलिंग के लिए, उनको हमने एम क्या बताना है कि कैपिलरी प्लाज्मा ग्लूकोज टारगेट्स आर for those who are type 1 diabetic. Fasting should be from 5 to 7 millimole per liter, means 90 to 126 milligram per deciliter, and plasma glucose level of 4 to 7 millimole per liter before meals at other times of the day. ठीक है, that is 72 to 126 milligram per deciliter. अगर हम डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस हमने कैसे करनी है? जब हम आयुज करेंगे हम उसका OGTT, तो उस पर हमने क्या देखना है? आइदर अगर इन दोनों में से एक भी लेवल आपको मिलता है तो इट्स मीन दिस इज़ गेस्टेशनल डायबिटीज़. जिसमें फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल कितना है? दैट इज़ 5.6 मिलीमोल पर लीटर equal to 100.8 milligram per deciliter, and 2 hour plasma glucose is 7.8 millimole per liter or above equal to 140.4 milligram per deciliter. Next, एंटीनेटल केयर. अब मेंटेनेंस क्या है ड्यूरिंग एंटीनेटल पीरियड? मेंटेनेंस इज़ फास्टिंग 5.3 millimole per liter equal to 95.4 milligram per deciliter, and 1 hour after meal 7.8 millimole per liter equal to 140.4 milligram per deciliter. 2 hour after meal 6.4 millimole per liter equal to 115.2 milligram per deciliter. Okay. नेक्स्ट, ये टाइम टेबल फॉर द एंटीनेटल अपॉइंटमेंट्स क्या है हमारे पास? कि बुकिंग विजिट, जो कि आइडियली इट शुड बी एट 10 वीक्स. अदरवाइज जब भी बुकिंग विजिट होगा उसके ऊपर हमने क्या क्या काम करने हैं. हमने सबसे पहले उसे डिस्कस करना है, काउंसिल करना है पेशेंट को अबाउट द डिजीज़ एंड इट फीटो मैटरनल इफ़ेक्ट्स. एंड इफ़ द वुमेन हैज़ प्री कंसेप्शन काउंसलिंग, तो उसको कंटिन्यू उसको अपने ऑप्टिमल जो ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल है उसके बारे में आपने उसको गाइड करना है. और फिर नेक्स्ट आपने उसको बताना है कि कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती हैं, और जो प्रीवियस कॉम्प्लिकेशंस हैं उनके लिए आपने उससे हिस्ट्री लेनी है. लाइक न्यूरोपैथी तो नहीं है, वैस्कुलर कोई डिजीज़ तो नहीं है, और पेशेंट कौन सी मेडिसिन ले रही है वो मेडिकल रिव्यू लेंगे हम. और ऑफर रेटिनल असेसमेंट. रेटिनल असेसमेंट हमने उसे क्या देनी है? अगर प्रीवियस लास्ट 3 मंथ्स में उसका कोई रेटिनल असेसमेंट नहीं हुई तो हम उसकी बुकिंग पर रेटिनल असेसमेंट करेंगे. इसी तरह से रीनल असेसमेंट करेंगे अगर प्रीवियस लास्ट 3 मंथ्स में नहीं हुआ. और साथ ही हम जैसे ही पेशेंट डायग्नोज होगा हम उसको जॉइंट डायबिटीज़ एंड एंटीनेटल क्लिनिक का कॉन्टैक्ट देंगे, और वहाँ पर इस पेशेंट को डील होना चाहिए. और एवरी 1 to 2 वीक्स जो है वो इस पेशेंट को थ्रू आउट प्रेगनेंसी उसने यहाँ पर एंटीनेटल उसकी अपॉइंटमेंट्स होंगी. अच्छा, मयर 1-2 HbA1c लेवल फॉर वुमेन विद प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज़ टू डिटर्मिन द लेवल ऑफ रिस्क फॉर प्रेगनेंसी. ठीक है, ये है बुकिंग विजिट की बात. ठीक है, अगर बुकिंग विजिट पे नहीं भी आती पेशेंट, तो जहाँ पर भी सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में भी आती है वहाँ पर भी हम लेवल ऑफ रिस्क के लिए HbA1c को मेजर कर सकते हैं, बट नॉट फॉर द अगर आप कंट्रोल देखना चाहते हैं तो वो सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में हम उसको नहीं मेजर करेंगे, लेकिन सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में भी हम अगेन रिस्क के लिए हम मेजर कर सकते हैं. और सेल्फ मॉनिटरिंग का आपने उसको बताना है. वाइबिलिटी कंफर्म करनी है 79 वीक्स पे. 16 वीक्स पे हमने क्या करना है? दोबारा रेटिनल असेसमेंट करनी है अगर उसकी बुकिंग पे कोई रेटिनल एबनॉर्मलिटी आई है. और अगर पहले आपने उसका टेस्ट नहीं किया OGTT और सेल्फ मॉनिटरिंग का नहीं कहा, तो फिर आपने दोबारा उसको सेकंड ट्राइमेस्टर में कहना है. 20 वीक्स पे हम क्या करेंगे? उसका 4 चैम्बर व्यू करेंगे, आउटफ्लो ट्रैक देखेंगे, 3 वेसल्स देखेंगे. ठीक है, ये पहले 18 to 20 वीक्स था. आप वो कह रहे हैं कि 18 वीक्स की अगर ऑप्शन हो आपको 4 चैम्बर के लिए तो वो चूज़ नहीं करनी, 20 वीक्स पर ही देखना है. गाइडलाइन कहती है कि 20 वीक्स पे ज़्यादा अच्छा नज़र आता है हार्ट का व्यू. ओके, 28 वीक्स पे आपने क्या करना है? अपने अल्ट्रासाउंड मॉनिटरिंग ग्रोथ के लिए और एमनेटिक फ्लूइड वॉल्यूम के लिए स्टार्ट करनी है. रेटिनल असेसमेंट आपने दोबारा उसको ऑफर करनी है 28 वीक्स पे. और अगर प्रीवियसली नॉर्मल था तब भी 28 वीक्स पे करेंगे, अगर एबनॉर्मल था तो 16 पे भी करेंगे, 28 पे भी करेंगे रेटिनोपैथी. ठीक है, 32 वीक्स पे आपने क्या करना है? कंटिन्यू करनी है अपनी केयर. और अगर नलीपरस पेशेंट है तो ऑल रूटीन इन्वेस्टिगेशन नॉर्मली शेड्यूल फॉर 31 वीक्स इन द रूटीन एंटीनेटल केयर, उनको हमने 31 वीक्स पे करना है. 34 वीक्स पे कोई एडिशनल केयर नहीं है. 36 वीक्स पे आपने सब कुछ करना है. मसलन
आपने अल्ट्रासाउंड करना है ग्रोथ के लिए, amniotic फ्लूइड वॉल्यूम के लिए, टाइम एंड मोड ऑफ डिलीवरी पेशेंट से डिस्कस करनी है, एनाल्जेसिया एनेस्थीसिया के बारे में डिस्कस करना है। आपने जो चेंजिंग पैटर्न आता है ग्लूकोज का और जो मॉनिटरिंग है थ्रू आउट द लेबर और आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी, उसके बारे में डिस्कस करना है। केयर ऑफ़ द बेबी आफ्टर बर्थ डिस्कस करनी है। फीडिंग के बारे में बात करनी है, कॉन्ट्रासेप्शन एंड फॉलोअप सब कुछ आपने कब करना है, 36 वीक्स की अपॉइंटमेंट पे करना है। 37 to 38+6 पे हमने उसको इंडक्शन ऑफ़र करनी है, आइदर सिजेरियन और इंड्यूस करेंगे हम उसको, अगर पेशेंट टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटिक है, ठीक है। अगर इंडिकेटेड है तो हम करेंगे, अदरवाइज़ हम वेट भी कर सकते हैं। कितना वेट करेंगे, 38 वीक्स पे हम उसका टेस्ट करेंगे। तो हमने बस इतने ही करना है। ये टाइप 1 और टाइप 2 है ना, अगर पेशेंट इंसुलिन पे है तो रिमेंबर कि हमने उसको 38 तक डिलीवर कर देना है, ठीक है। अगर वो इंसुलिन नहीं ले रही है तो एडवाइज वुमेन विद अनकॉम्प्लिकेटेड डायबिटीज़, गेस्टेशनल डायबिटीज़ है तो उसको हमने क्या कहना है कि इट शुड बी डिलीवर्ड नो लेटर दैन 40+6 वीक्स, यानी कि अनकॉम्प्लिकेटेड डायबिटीज़ जो है वो 40+6 वीक्स तक जा सकती है, और जो इंसुलिन वाली डायबिटीज़ है वो 38 पर डिलीवर करनी है आपने, ठीक। इंट्रापार्टम केयर हमने क्या देनी है, टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज़ विद नो अदर कॉम्प्लिकेशंस, इलेक्टिव बर्थ बाय इंडिकेशन, इंडक्शन और इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन, वही बातें ये दोनों जो हम कर चुके हैं। पोस्ट नेटल केयर में हम क्या करेंगे, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन रखेंगे, फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज करेंगे 6 to 13 वीक्स पे उसका, ठीक है। अगर फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज परफॉर्म नहीं हुआ बाय 13 वीक्स तो उसके बाद कर लें आप उसको। फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज भी कर सकते हैं, HbA1c का टेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हम उसको ODTT रूटीन में ऑफ़र नहीं करेंगे। और पेशेंट को हम एनुअल फिर, जिस पेशेंट का एक दफ़ा गेस्टेशनल डायबिटीज़ आ गया उसको फिर हमने एनुअली चेक करना है, ठीक है। हु हैव अ नेगेटिव पोस्टनेटल टेस्ट, चाहे उसका पोस्टनेटल टेस्ट नेगेटिव है, हमने फिर अब उसका एनुअल चेकअप करना है। ओके, अब पेशेंट जो कंसीव कर लेती है उसकी हम लोगों ने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसको क्या एडवाइस करना है, और जो कंसीव अभी नहीं करती उसको प्री कंसेप्शन में आपने क्या एडवाइस करना है, ठीक है। तो कहाँ पर हम लोगों ने डाइटरी सप्लीमेंट्स देने हैं और बॉडी वेट को लूज़ करने के लिए कहाँ पर हमने एडवाइस करनी है। अच्छा, अगर पेशेंट का BMI जो है वो 27 kg पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा है तो हम उसको एडवाइस करेंगे कि वो वेट लूज़ करे अगर वो कंसीव करना चाहती है, ठीक है। एक बात और नेक्स्ट, जो पेशेंट प्लान कर रहे हैं कंसीव करने के लिए उनको चाहिए कि वो फॉलिक एसिड लें, और फॉलिक एसिड कितना लें, 5 मिलीग्राम पर डे अंटिल 12 वीक्स ऑफ गेस्टेशन, क्योंकि डायबिटीज़ जो है वो इज़ एसोसिएटेड विद न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। हम लोगों ने डिवोर्स में एक टेबल पढ़ा था जिसमें कुछ बुलेट्स में लिखा हुआ है कि कहाँ पर आपने फॉलिक एसिड जो है वो हाई डोज में देना है, ठीक है। उसको आपने रिवाइज़ कर लेना है। इसके साथ एंटीनेटल केयर का जो चैप्टर है ना उसमें, ओके, मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज एंड कीटोन्स और वुमेन विद डायबिटीज़ और प्लानिंग टू बिकम प्रेग्नेंट, तो वो मंथली अपना HbA1c करवाएं, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ HbA1c ऑफर वुमेन विद डायबिटीज़ वो आर प्लानिंग टू बिकम प्रेग्नेंट, कि वो सेल्फ मॉनिटरिंग का उनको पता होना चाहिए कि उन्होंने ब्लड ग्लूकोज को कैसे सेल्फ मॉनिटर करना है, ओके। अच्छा, इफ़ वुमेन जब प्लान कर रही हैं उनको क्या कि इंटेंसिफिकेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लोअरिंग थेरेपी, एडवाइज हर टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेल्फ मॉनिटरिंग टू इंक्लूड फास्टिंग लेवल एंड मिक्सचर ऑफ प्री मील एंड पोस्ट मील लेवल्स। तो कभी फास्टिंग कर लें, कभी प्री मील करें, कभी पोस्ट मील करें। जो टाइप 1 डायबिटिक है उनको दो बातें और भी पता होनी चाहिए। एक तो हमने बता दिया कि उन्होंने कैसे सेल्फ मॉनिटर करना है ग्लूकोज को और किस तरह से मॉनिटर करना है, सम टाइम फास्टिंग, सम टाइम प्री मील एंड सम टाइम पोस्ट मील। और इसी तरह से कीटोन टेस्टिंग जो स्टेप्स हैं उनके बारे में भी उनको अवेयरनेस होनी चाहिए और ग्लूकोमीटर का पता होना चाहिए कि जहाँ पर टाइप 1 स्पेशली जो डायबिटिक है जिनके अंदर डायबिटिक कीटोसिडोसिस के चांसेस ज़्यादा हैं, तो वो जहाँ पर फील करें कि वो दे आर नॉट फीलिंग बेटर, तो फिर उस वक्त वो एक दफ़ा कीटोन टेस्टिंग कर लें अपनी। ओके, जो टारगेट लेवल्स क्या होने चाहिए जो पेशेंट कंसीव करना चाहते हैं, 5 to 7 हमने ऊपर बात कर ली हुई है। HbA1c का लेवल नहीं लिखा हुआ था तो वो 48 मिलीमोल पर मोल या फिर 6.5% से कम होना चाहिए उनका, इतना इससे कम रहना चाहिए। इट शुड बी लेस देन 6.5%। अगर कई जगहों पे 6.1% भी लिखा होता है, इफ़ इट इज़ 6.1% तो आप उसको चूज़ कर सकते हैं। और अगर पेशेंट का लेवल जो है वो 86 मिलीमोल से ज़्यादा है या 10% से ज़्यादा है तो प्रेगनेंसी जो है वो उसको नहीं करना चाहिए बिकॉज ऑफ इंक्रीज रिस्क ऑफ
एसोसिएशन विद द कंजेनिटल एनोमलीज। अच्छा, मेडिकेशन सेफ्टी क्या है कि मेटफॉर्मिन जो है वो पेशेंट यूज़ कर सकते हैं एज एन एडजुवेंट और ऑल्टरनेटिव टू इंसुलिन इन द प्री कंसेप्शन पीरियड या फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और बाकी कोई भी मेडिकेशन अगर वो ले रहे हैं ब्लड ग्लूकोज लोअरिंग एजेंट्स तो वो डिसकंटिन्यू कर दें बिफोर प्रेगनेंसी। और उसके अलावा नेक्स्ट क्या है कि हमारे पास जो क्लिनिकल ट्रायल्स और अदर सोर्सेज डू नॉट सजेस्ट दैट द रैपिड एक्टिंग जो इंसुलिन एनालॉग्स हैं एस्पार्ट या लिस्प्रो वो एडवर्सली अफेक्ट करते हैं प्रेगनेंसी और हेल्थ ऑफ द fetus. So be aware that data from the clinical trials and other sources do not suggest that the rapid acting insulin analogs adversely affect the pregnancy or health of the fetus or newborn. Use of isoflurane insulin also known as NPH insulin as the first choice of long, अगर long acting यूज़ करनी है तो first choice हमारी क्या है, हम उसके अंदर NPH यूज़ करेंगे। इंसुलिन डाटामर्ज या फिर इंसुलिन ग्लाजीन जो हैं ये भी पेशेंट्स यूज़ कर सकते हैं अगर वो पहले से ले रही हैं, ठीक है, और उस पर उनका शुगर लेवल्स कंट्रोल हैं तो फिर हम इसको कंटिन्यू रख सकते हैं। उसकी रीज़न क्या है कि कुछ लोगों को जिनमें चेंज किया गया था फिर उनको जो कंट्रोल है उसमें डिस्टर्बेंस आ रही थी, तो इस वजह से उन्होंने कहा कि इसको आप कंटिन्यू रख सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट्स नहीं है इसके। ओके, सेफ्टी ऑफ मेडिसिन, बाकी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग इनहिबिटर्स या फिर ARBs हैं वो डिसकंटिन्यू करेंगे बिफोर कंसेप्शन, और स्टैटन्स जो हैं वो उनको भी डिसकंटिन्यू करेंगे बिफोर प्रेगनेंसी और एज सुन एज द प्रेगनेंसी इज़ कन्फर्म्ड। ओके, इसमें ये कुछ बातें हैं कि रिमूविंग बैरियर्स टू द अपटेक ऑफ प्री कंसेप्शन केयर एंड व्हेन टू बी इंफॉर्मेशन, व्हेन टू अदर इंफॉर्मेशन एजुकेट करना है। रेटिनल असेसमेंट की बात हम कर चुके हैं पहले भी कि रेटिनल असेसमेंट जो है वो डायबिटीज़ के साथ हमने प्री कंसेप्शन में भी करनी है या फिर फर्स्ट अपॉइंटमेंट में करें, अनलेस दे हैव हैड एन एनुअल रेटिनल असेसमेंट इन द लास्ट 6 months। तो वैसे ऊपर जो लिखा हुआ था उसमें यह था कि अगर लास्ट 3 months में उसने की हुई है रेटिनल असेसमेंट तो फिर ज़रूरत नहीं है, लेकिन अदरवाइज़ हमने फ़र्स्ट अपॉइंटमेंट पे करनी है और फिर एनुअली करनी है इफ़ नो डायबिटिक रेटिनोपैथी इज़ फाउंड। ये प्री कंसेप्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। प्री कंसेप्शन में अगर प्री कंसेप्शन काउंसलिंग के लिए आई है वो जो मैं आपको बता रही हूँ 3 months वाला वो प्रेगनेंसी में था। अगर प्री कंसेप्शन के लिए आएगा तो 6 months पे अगर उसकी हुई हुई है तो ठीक है, ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके बाद फिर उसको एनुअली करनी चाहिए। फिर आप फर्स्ट अपॉइंटमेंट पे करें फिर एनुअली करें। और रीनल असेसमेंट जो है ये भी प्री कंसेप्शन पे हमने करनी है और इसमें सीरम क्रेटिनिन कितना होना चाहिए। सीरम क्रेटिनिन इज़ एबनॉर्मल, दैट इज़ 120 माइक्रोमोल पर लीटर या इससे ज़्यादा, या यूरिन एल्ब्यूमिन क्रेटिनिन रेशो इज़ ग्रेटर दैन 30 मिलीग्राम पर मिलीमोल, और एस्टिमेटेड जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है इज़ लेस दैन 45 ml पर मिनट पर 1.73 मीटर स्क्वेयर। रेफर टू द नेफ्रोलॉजिस्ट, और इससे पहले कि वो कंसीव करे तो कंसीव करने से पहले उसको नेफ्रोलॉजिस्ट से एक दफ़ा ओपिनियन लेना चाहिए। ओके, अब आ जाएंगे गेस्टेशनल डायबिटीज़ की तरफ। तो रिस्क फैक्टर्स कौन से हैं? बुकिंग अपॉइंटमेंट पे जो आपने आइडेंटिफाई कर लेना है कि उसका BMI 30 kg से ज़्यादा है, प्रीवियस मैक्रोसोमिक बेबी मोर देन 4.5 kg या इससे ज़्यादा है, प्रीवियस हिस्ट्री है गेस्टेशनल डायबिटीज़ की, या फैमिली हिस्ट्री है फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, स्पेशली फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में, या माइनॉरिटी एथनिक फैमिली ओरिजिन है विद अ हाई प्रेवलेंस ऑफ डायबिटीज़। तो ये सारी चीज़ें ऑफर वुमेन विद एनी वन ऑफ दीज रिस्क फैक्टर्स टेस्टिंग फॉर द गेस्टेशनल डायबिटीज़। तो इनको हमने टेस्ट करना है। अब उनको कैसे हमने टेस्ट करना है? एक तो उन्होंने ये कहा कि आपने प्लाज्मा ग्लूकोज को जो रैंडम लेते हैं या फास्टिंग लेते हैं या फिर HbA1c लेते हैं या यूरिन एनालिसिस जो ग्लूकोज की हम करते हैं उसको आपने टू असेस द रिस्क ऑफ डेवलपिंग गेस्टेशनल डायबिटीज़ यूज़ नहीं करना, ठीक है। और ग्लाइकोसूरिया के बारे में क्या है कि अगर 2+ ग्लाइकोसूरिया आता है एक ओकेजन पे, ठीक है, या फिर 1+ आता है 2 ओकेजन्स पे, ठीक है, बाय द रीएजेंट स्ट्रेप टेस्टिंग रूटीन एंटीनेटल विजिट पे, तो इसका मतलब ये है कि ये इट मे इंडिकेट द अनडायग्नोज्ड गेस्टेशनल डायबिटीज़। तो इट मे बी पॉसिबल कि पेशेंट को डायबिटीज़ हो तो हमें फर्दर टेस्टिंग करनी चाहिए गेस्टेशनल डायबिटीज़ को एक्सक्लूड करने के लिए। टेस्ट हम क्या करेंगे? 2 hour 75 ग्राम ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करेंगे, ठीक है। अब जिन पेशेंट्स की प्रीवियस हिस्ट्री है गेस्टेशनल डायबिटीज़ की उनको या तो आपने अर्ली सेल्फ मॉनिटरिंग करनी है या फिर आपने 75 ग्राम जो OGTT है वो उसको एडवाइज़ करना है एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर बुकिंग, वेदर इन द फर्स्ट और इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर।
ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी कर सकते हैं और सेकंड ट्राइमेस्टर में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि बुकिंग पे ही करना है आपने। OGTT एट 24 से 28 वीक्स इफ़ द रिजल्ट्स ऑफ द फर्स्ट OGTT आर नॉर्मल, तो फिर हम उसको रिपीट करेंगे। और फॉर वुमन जो बाकी रिस्क फैक्टर्स हैं जिन पेशेंट के अदर देन प्रीवियस गेस्टेशनल डायबिटीज़, उनके हमने 24 से 28 वीक्स पे OGTT करना है। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है वो हम ऊपर बात कर चुके हैं। और फॉर वुमन में डायग्नोसिस ऑफ जिनकी गेस्टेशनल डायबिटीज़ डायग्नोज होगी, उनको जॉइंट डायबिटीज़ एंड एंटर क्लिनिक में विद इन 1 वीक उनकी अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। अच्छा, इंटरवेंशंस पर हम क्या करेंगे, अदर इम्प्लीकेशंस के शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म ऑफ द डायग्नोसिस फॉर हर एंड बेबी, उसको हम काउंसल करेंगे कि क्या क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं, गुड ग्लूकोज कंट्रोल के क्या फ़ायदे हैं थ्रू आउट द प्रेगनेंसी और ट्रीटमेंट्स, और डाइट और एक्सरसाइज और मेडिसिन के हवाले से हमने उसको जो जो बातें बतानी हैं उनके हवाले से आपने उसे काउंसिल करना है। टीच वुमन विद द गेस्टेशनल डायबिटीज़ अबाउट सेल्फ मॉनिटरिंग, आपने इसको ज़रूर बतानी है। टारगेट लेवल्स भी बता दें ताकि उसको पता हो, और कितनी दफ़ा उसने करना है ये भी उसको पता होना चाहिए। ओके, एडवाइस वुमन विद द गेस्टेशनल डायबिटीज रेगुलर एक्सरसाइज करे, वॉकिंग फॉर 30 मिनट आफ्टर अ मील, एंड ऑफर अ ट्रायल ऑफ चेंजेस इन द डाइट एंड एक्सरसाइज टू वुमेन विद द गेस्टेशनल डायबिटीज़ हु हैव फास्टिंग। अच्छा, अब ये क्या है कि अब आपने उसको क्या देना है, अगर किसी पेशेंट का बिलो 7 मिलीमोल है, ठीक है, तो हम उसे क्या कहें, डाइट और एक्सरसाइज एडवाइस करें। फास्टिंग इट्स बिलो 7 मिलीमोल, ठीक है, और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है प्रेगनेंसी में, तो हम उसको डाइट और एक्सरसाइज पे रखेंगे। फिर हम ऑफ़र करेंगे, अगर 1 to 2 वीक्स ऑफ डाइट एंड एक्सरसाइज के नहीं कंट्रोल होता तो हम उसको ऑफ़र कर सकते हैं मेटफॉर्मिन, और इंस्टेड ऑफ मेटफॉर्मिन हम उसको इंसुलिन भी ऑफ़र कर सकते हैं। अगर या फिर अगर मेटफॉर्मिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड अनएक्सेप्टेबल है वुमेन के लिए, तो फिर हम उसको डायरेक्टली इंसुलिन दे सकते हैं, या हम ऐड ऑन कर सकते हैं इंसुलिन को विद चेंजेस इन द डाइट, एक्सरसाइज एंड मेटफॉर्मिन फॉर द वुमेन विद गेस्टेशनल जिनके ग्लूकोज लेवल्स जो हैं वो मेंटेन नहीं हो पा रहे सिर्फ डाइट से, एक्सरसाइज से और मेटफॉर्मिन से। ऑफर इमीडिएट ट्रीटमेंट, आपने इंसुलिन फौरी तौर पे फर्स्ट लाइन पे कब शुरू करनी है, जब फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज 7 मिलीमोल से ज़्यादा हो, या अगर इससे कम भी हो 6 से 6.9 हो, और कॉम्प्लिकेशन हो मैक्रोसोमिया या पॉलीहाइड्रोमनियोस। ठीक है, ग्लैबेनक्लामाइड हमने कहाँ देनी है, ग्लैबेनक्लामाइड हमने देनी है, डायनिल को कहते हैं, ठीक है, जो डायनिल के नाम से टेबलेट आती है उसको ग्लैबेनक्लामाइड होती है उसमें, तो वो हमने कहाँ देनी है, जहाँ मेटफॉर्मिन जो है वो अचीव नहीं कर पा रहा अपने लेवल, एंड जो पेशेंट इंसुलिन नहीं लेना चाहते उनको हम ग्लैबेनक्लामाइड दे सकते हैं, एंड हु कैन नॉट टॉलरेट मेटफॉर्मिन। तो दिस इज़ अबाउट। अब बाकी मॉनिटरिंग आगे देखिए, मॉनिटरिंग आपने कैसे करनी है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ में फास्टिंग, प्री मील, 1 और पोस्ट प्रेंडियल, और बेड टाइम आपने यानी कि पूरे 7 टाइम आपने उसकी मॉनिटरिंग करनी है। टाइप 1 है, टेस्ट करें, फास्टिंग, प्री मील करें, 1 और पोस्ट मील करें, और बेड टाइम पे करें डेली। अच्छा, जो पेशेंट टाइप 2 डायबिटीज़ के या गेस्टेशनल डायबिटीज़ के हैं वो फास्टिंग करेंगे, प्री मील करेंगे, 1 और पोस्ट मतलब इसी तरह से उनका भी 7 टाइम शेड्यूल होगा। जो मल्टीपल डेली इंसुलिन इंजेक्शन लगा रहे हैं, ठीक है, मल्टीपल इंजेक्शंस लगा रहे हैं, जो सिर्फ एक इंजेक्शन लगा रहे हैं, या फिर जो पेशेंट डाइट और एक्सरसाइज के ऊपर हैं, उनके लिए थोड़ी सी रिलैक्सेशन है कि वो फास्टिंग और सिर्फ 1 और पोस्ट मील कर लें। ठीक है, उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो प्री मील भी करें और बेड टाइम पे भी करें, यानी कि 4 लेवल्स उनके लिए हैं और 7 लेवल्स उनके लिए हैं जो कि इंसुलिन पे हैं, मल्टीपल डोजेस पे हैं, या फिर टाइप 1 डायबिटिक हैं। ठीक है, टारगेट लेवल्स हम ऊपर बात कर चुके हैं। HbA1c बुकिंग विजिट पे हमने करना है टू फॉरवर्ड टू डिटर्मिन द लेवल ऑफ रिस्क फॉर द प्रेगनेंसी। तो HbA1c जब भी करना है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, सेकंड ट्राइमेस्टर में, थर्ड ट्राइमेस्टर में, एक ही इसका पर्पज़ है करने का, टू डिटर्मिन द लेवल ऑफ रिस्क टू द प्रेगनेंसी। बुकिंग पे आपको थोड़ा सा बेनिफिट एड ऑन ये हो जाता है कि आप थोड़ा सा प्री एग्जिस्टिंग को भी रूल आउट कर सकते हैं, बाकी सब टाइम पे आप सिर्फ ये कर सकते हैं। लेकिन कंट्रोल देखने के लिए, अगर आप ब्लड शुगर का कंट्रोल देखना चाहते हैं तो आपको उसका कोई बेनिफिट नहीं है सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में। ओके, बी अवेयर दैट द रिस्क a level of risk for the pregnancy for women with pre-existing diabetes with HbA1c above 40, वो तो बात हम कर चुके। HbA1c हम ये करेंगे in all women with the gestational diabetes at the time of diagnosis to identify those who may have pre-existing type 2
डायबिटीज़। तो एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस सबका आपको HbA1c करना चाहिए। डोंट यूज़ HbA1c टू असेस द कंट्रोल, जो हमने पहले बात की थी इन द स्पेशली सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। हाउ विल जो मैनेज, आपने इंसुलिन उसको देना है, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन एनालॉग्स जो एस्पार्ट हैं, लिस्प्रो हैं, हैव द एडवांटेजेस ओवर द सॉल्युबल इंसुलिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड कंसीडर देयर यूज़। जो रैपिड एक्टिंग है, ठीक है, क्योंकि ऊपर हमने पढ़ा था कि इन्होंने कोई नहीं बताया कुछ भी इसके बारे में कि कोई इसका कोई एडवर्स इफेक्ट है प्रेगनेंसी पे। एडवाइज वुमेन विद इंसुलिन ट्रीटेड डायबिटीज़ ऑफ द रिस्क ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में उसको बता दें, और साथ में आप उसको बता दें कि फास्ट एक्टिंग फॉर्म ऑफ ग्लूकोज क्या क्या हो सकती है। डेक्स्ट्रो टैबलेट्स हो सकती हैं, ग्लूकोज कॉन्टेनिंग ड्रिंक्स हो सकती हैं, या ग्लूकेगॉन पेशेंट लगा सकती है। और इसके अलावा इंसुलिन ट्रीटेड डायबिटीज़ कॉन्टीन्यूस सबक्यूटेनियस इंसुलिन इन्फ्यूजन्स भी यूज़ की जा सकती हैं, बट ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव नहीं है, ठीक है। और कॉन्टीन्यूस मॉनिटरिंग, डोंट ऑफर कॉन्टीन्यूस मॉनिटरिंग रूटीनली टू द प्रेग्नेंट वुमेन, बट कंसीडर कहाँ करनी है हमने, जहाँ पेशेंट प्रॉब्लमेटिक सिवियर हाइपोग्लाइसीमिया विद और विदाउट इम्पेयर्ड अवेयरनेस ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा उस पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है उसको, हु हैव अनस्टेबल ब्लड ग्लूकोज लेवल्स टू मिनिमाइज वेरिएबिलिटी, टू गेन इन्फॉर्मेशन अबाउट द वेरिएबिलिटी इन वुमेन ब्लड ग्लूकोज लेवल्स, ठीक है, क्या वेरिएबिलिटी आ रही है इसको देखने के लिए, या प्रॉब्लमेटिक अगर सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया है तब, या फिर अनस्टेबल है किसी का ग्लूकोज, तो फिर हम कॉन्टीन्यूस मॉनिटरिंग कर सकते हैं। रूटीन में हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। कीटोन्स का मैंने आपको बताया था कि पेशेंट को पता होना चाहिए कि वो जब भी अनवेल फील करे तो वो कीटोन्स कर ले। बाकी हमने ये बात कर ली है कि लास्ट 3 मंथ्स में अगर नहीं हुआ तो पेशेंट का आप बुकिंग पे करें, फिर 28 वीक्स पे करें, और अगर किसी की ख़राब आती है, रेटिनोपैथी आती है, तो फिर 16 वीक्स पर भी करें, ठीक है। वो कहते हैं कि डायबिटिक रेटिनोपैथी शुड नॉट बी कंसिडर कॉन्ट्राइंडिकेशन, कि आपने रैपिड ऑप्टिमाइजेशन ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल की नहीं करनी, दिस इज़ नॉट अ कॉन्ट्राइंडिकेशन, ठीक है। और जो रेफरेबल रेटिनोपैथी है तो आपने क्या करना है, फॉलोअप देना है ऑप्थेमोलॉजिस्ट को आफ्टर द डिलीवरी 6 मंथ्स पे, वो एक दफ़ा ज़रूर ऑप्थेमोलॉजी वालों को चेक करवाए। डायबिटिक रेटिनोपैथी शुड नॉट बी कंसिडर कॉन्ट्राइंडिकेशन टू द वजाइनल बर्थ, ना वजाइनल बर्थ के लिए और ना ही रैपिड ऑप्टिमाइजेशन के लिए कॉन्ट्राइंडिकेशन है। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि थ्रोम्बो जो रीनल असेसमेंट हमने करनी है प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज़ में, अरेंज एट फर्स्ट कॉन्टैक्ट विद द प्रेगनेंसी सीरम क्रिएटिनिन अगर एबनॉर्मल है 120 माइक्रोमोल या इससे ज़्यादा है, यूरिनरी एल्ब्यूमिन 30 से ज़्यादा है, रेशो एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशो 30 मिलीग्राम पर मिलीमोल से ज़्यादा है, टोटल प्रोटीन एक्सक्रीशन एक्सीड कर गई है 0.5 ग्राम पर डे से, तो हम नेफ्रोलॉजिस्ट वालों को दिखाएंगे, नेफ्रोलॉजी को रेफ़र करेंगे। और थ्रोम्बोप्रोफाइलैक्सिस हम कंसीडर करेंगे जहाँ पर नेफ्रोटिक सिंड्रोम होगा, रेंज प्रोटीन यूरिया अबव 5 ग्राम पर डे होगा, एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशो जो है वो 220 मिलीग्राम पर मिलीमोल होगी, वहाँ पर हम थ्रोम्बोप्रोफाइलैक्सिस ऑफर करेंगे पेशेंट को। अब प्री क्लेम्शिया को प्रिवेंट करने के लिए हम एंटीप्लेटलेट एजेंट्स जो हैं वो देंगे टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ प्री क्लेम्शिया इन प्रेग्नेंट वुमेन विद द डायबिटीज़। ये उसका भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, वाइवा क्वेश्चन, कि प्री क्लेम्शिया जो है वो इन पेशेंट्स को हो सकता है। आई थिंक 25% रिस्क है इसके साथ एसोसिएटेड, गेस्टेशनल डायबिटीज़ के साथ प्री क्लेम्शिया का रिस्क। डिटेक्टिंग कंजेनिटल नॉर्मलिटीज़, उसके लिए हमने 20 वीक्स पे 4 चैम्बर व्यू आउटफ्लो ट्रैक एंड 3 वेजल कराना है 20 वीक्स पे, ठीक है, नॉट बिफोर दैट बिकॉज हमें नहीं अच्छा विजिबल नहीं होता। मॉनिटरिंग ऑफ फिटल ग्रोथ एंड डेवलपिंग हमने कब करनी है, अल्ट्रासाउंड मॉनिटरिंग जो है वो एवरी 4 वीक्स करेंगे, स्टार्ट करेंगे 28 वीक्स ऑनवर्ड 36 वीक्स तक। रूटीन में हमने डॉपलर या बायोफिजिकल प्रोफाइल 38 वीक से पहले नहीं करना अनलेस देयर इज़ अ रिस्क ऑफ फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। तो यहाँ पर मैं हमेशा बताती हूँ कि आप वो चार्ट जो IUGR के अंदर रिस्क फैक्टर्स का चार्ट है उसको देख लें, वहाँ जिस जिस का नाम है, जिस जिस कंडीशन का, उसके अंदर आपने मोलेकुलर डॉपलर करना है, अदरवाइज़ नहीं करना। तो सिंपल गेस्टेशनल डायबिटीज़ में नहीं करेंगे हम। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एंटीनेटल केयर, इमीडिएट कॉन्टैक्ट एंड जॉइंट डायबिटीज़, वो हमने कह दिया कि जैसे ही डायग्नोज होगा आपने फ़ौरन कॉन्टैक्ट देना है, 1 to 2 वीकली वो उधर विजिट करती रहे, विद इन 1 वीक फर्स्ट अपॉइंटमेंट हो जानी चाहिए। और उसके बाद फिर ये थ्रू आउट टेबल है जो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, इसको मैं रिपीट नहीं कर रही। व्हाट अबाउट प्री टर्म लेबर इन वुमेन विद द डायबिटीज़, तो प्री टर्म लेबर डायबिटीज़ शुड नॉट बी कंसीडर कॉन्ट्राइंडिकेशन टू द एंटीनेटल स्टेरॉइड्स, हमने देने हैं, टोकोलिसिस भी कर सकते हैं। इंसुलिन ट्रीटेड डायबिटीज़ हु आर रिसीविंग स्टेरॉइड्स फॉर द लंग मैच्योरेशन
Give additional insulin according to the agreed protocol and monitor them closely. Don't use beta mimetic medicine ना दें फोटोकोलिसिस के लिए, स्पेशली डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स में, क्योंकि वो शुगर को बढ़ा देती है. ओके. अच्छा, डिलीवरी की बातें भी हम कर चुके हैं. Explain to pregnant women with the diabetes who have an ultrasound macrosomic fetus about the risk and benefit of the vaginal birth, induction and of labor and cesarean section. Okay, if general anesthesia is used, इन्होंने क्या कहा, offer women with the diabetes and comorbidities such as obesity है या autonomic neuropathy है, anesthetic assessment in the third trimester of pregnancy हमने लेनी है. अगर general anesthesia is used for the birth in women with diabetes, monitor blood glucose every 30 minutes from induction of general anesthesia until after the baby is born and woman is fully conscious. ओके, हमने एनेस्थीसिया की बात की, और जनरल एनेस्थीसिया अगर हमने देना है तो हमने एवरी 30 मिनट इसको देखना है फॉर इंडक्शन ऑफ आफ्टर इंडक्शन ऑफ जनरल एनेस्थीसिया. हम हर 30 मिनट के बाद जो है ना वो शुगर चेक करेंगे इसकी, ठीक है, अनटिल द आफ्टर द बेबी इज़ बॉर्न एंड वुमेन इज़ फुली कॉन्शियस. ठीक है, जब तक वो फुली कॉन्शियस नहीं हो जाती आपने हर 30 मिनट उसका शुगर लेवल चेक करना है. इसको आप हम दोबारा हाईलाइट कर लेते हैं अच्छे से. Every 30 minutes from the induction of general anesthesia until the patient is fully conscious. Okay, blood glucose control during labor and birth हमने कैसे करना है, monitor capillary plasma glucose every hour during labor and birth in women with diabetes and ensure that it is maintained between 4 and 7 millimole. तो हर जगह पे एवरी आवर लिखा हुआ है, आपने ड्यूरिंग लेबर उसका एवरी आवर ब्लड शुगर रैंडम लेना है और उसके बाद उसको अपने मेंटेन करना है. टारगेट लेवल्स क्या होंगे, 4 to 7 मिलीमोल पर लीटर. इंट्रावेनस डेक्सट्रोज क्या है, इंट्रावेनस डेक्सट्रोज एंड इंसुलिन इन्फ्यूजन शुड बी कंसीडर फॉर द वुमेन विद टाइप 1 डायबिटीज़ फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ एस्टेब्लिश लेबर. और किसी किस्म की कोई और रिजीम नहीं बताई, सिर्फ ये रिजीम बताइए, ठीक है. और देखिए अब ये नेक्स्ट लाइन आप चेक करें कि यूज़ ऑफ इंट्रावेनस डेक्सट्रोज एंड इंसुलिन इन्फ्यूजन ड्यूरिंग लेबर एंड बर्थ फॉर वुमेन विद डायबिटीज़ जिनकी कैपिलरी लेवल आपके टारगेट रेंजेस में नहीं आते, तो हमने डायरेक्टली उसको ये रजीम स्टार्ट कर देनी है. कोई सबकुटेनियस रजीम, किसी किस्म की और रजीम की बात नहीं की हुई, डायरेक्टली इसी रजीम की बात की, ठीक है. इनिशियल असेसमेंट बेबी की हमने क्या करनी है, आफ्टर 24 आवर्स हम उसको रिससिटेशन स्किल्स जहाँ पर अवेलेबल हो वहाँ पर हमने बेबी को डिलीवर करना है. शुड स्टे विद देयर मदर अनलेस देयर इज़ अ क्लिनिकल कॉम्प्लिकेशन. जहाँ पर क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स होंगे वहाँ पर हमने देखना है. अदरवाइज़ शुगर लेवल ज़रूर चेक कर. शुगर लेवल भी आपको ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जहाँ पर हाइपोग्लाइसीमिया के साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं और जहाँ पर शुगर उसकी हाइपोग्लाइसीमिया वहाँ पर हम उसको ट्रीट करेंगे. कैरी आउट ब्लड ग्लूकोज टेस्टिंग रूटीनली इन बेबीज़ विद डायबिटीज़ एट 2 to 4 आवर्स आफ्टर बर्थ, 2 to 4 आवर्स आफ्टर बर्थ एंड कैरी आउट ब्लड टेस्ट फॉर द पॉलीसाइथीमिया के लिए भी हम उसका CBC कर लेंगे. ओके, और हाइपरबिलिरुबिनीमिया, हाइपोकैल्सीमिया एंड हाइपोमैग्नीसीमिया फॉर द बेबीज़ विद क्लिनिकल साइंस जहाँ पर आ रहे हैं. तो दीज आर द कॉम्प्लिकेशंस फॉर द न्यूनेट. परफॉर्म एन echocardiogram फॉर द बेबीज़ विद डायबिटीज़ इफ़ दे शो क्लिनिकल साइंस एसोसिएटेड विद कंजेनिटल हार्ट एबनॉर्मलिटीज़ या कार्डियोमायोपैथी इंक्लूडिंग हार्ट मर्मर. ठीक है, तो फिर हमने उसकी एकोकार्डियोग्राफी करनी है. The timing of examination will depend on the clinical circumstances. Admit करेंगे बेबी को to the neonatal unit if they have. कब admit करेंगे, अगर कोई hypoglycemia है with abnormal clinical signs, respiratory distress है, तो these all are the indications of admission to the neonatal unit. ठीक, these are. कोई signs of encephalopathy हैं, polycythemia are likely to need एक्सटर्नल एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन अगर बहुत ज़्यादा. नीड फॉर द इंट्रावेनस फ्लूइड, नीड फॉर ट्यूब फीडिंग एंड जॉइंडस एंड बॉर्न बिफोर 34 वीक्स. अगर कोई 34 वीक्स से पहले प्रीटर्म डिलीवरी है और बिटवीन 34 and 36 weeks if detected clinically by the initial assessment of the baby and feeding on the labor ward. Don't transfer baby of women with diabetes to the community care until they are at least 24 hours old and not before you are satisfied that the baby is maintaining blood glucose levels. ठीक है.
तो हमने डायरेक्टली इसको शिफ्ट नहीं कर देना, ऑल्दो कि हम एडमिट नहीं करेंगे विदाउट एनी साइंस, लेकिन शिफ्ट भी नहीं करेंगे. Preventing and assessing neonatal hypoglycemia. All maternity units should have written policy for the prevention and detection of the management of hypoglycemia in the babies. Test the blood glucose of babies with diabetes using a quality assured method validated for the neonatal clinic. वुमेन विद डायबिटीज़ शुड फीड देयर बेबी. सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है कि वो फीडिंग करवाएं. ठीक है, अगर कोई ऐसी बेबी है तो आपने फौरी तौर पर उसको फीड करना है विदिन 30 मिनट. देन एट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स एवरी 2 to 3 आवर्स अंटिल फीडिंग मेंटेन्स प्री फीड पे जो कैपिलरी प्लाज्मा ग्लूकोज जो है ना कितना होना चाहिए, एटलीस्ट मिनिमम उसका लेवल क्या है 2 मिलीमोल पर लीटर. ठीक है, एंड व्हाट अबाउट 2 मिलीमोल कितना बनेगा, 18 है ना, 18 है तो 18 into 2 is equal to 36 milligram per deciliter. If capillary plasma glucose values are below 2 on 2 consecutive readings despite maximum support for feeding, if there are abnormal clinical signs or if the baby is not well, use additional measures such as tube feeding फिर हम करेंगे और intravenous dextrose देंगे. Only implement additional measures if one or more of these criteria are met. ठीक है, अगर 2 आपको लेवल्स मिल जाते हैं इस तरह के और बेबी आपको जो है वो नॉट इन अ गुड कंडीशन, देन वी विल गो फॉर ट्यूब फीडिंग या फिर इंटरवीनस डेक्सट्रोज. टेस्ट ब्लड ग्लूकोज लेवल्स इन द बेबीज ऑफ द वुमेन विद डायबिटीज़ हु हैव प्रेजेंट विद क्लिनिकल साइंस ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया एंड ट्रीट दोज हु आर हाइपोग्लाइसेमिक विद द इंटरवीनस डेक्सट्रोज एज सुन एज पॉसिबल. Postnatal care, blood glucose control and medicines and breastfeeding. Women जो insulin treated with pre-existing diabetes should reduce their insulin immediately after birth and monitor their blood glucose levels carefully to establish the test appropriate dose and explain to the women with insulin treated pre-existing diabetes their increased risk of hypoglycemia in the postnatal period, especially when breastfeeding, and advise them to have a meal or snack available before or during the feed. तो ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से उनको हाइपोग्लाइसीमिया भी हो सकता है. वुमेन हु हैव डायग्नोज गेस्टेशनल डायबिटीज़ तो वो डिसकंटिन्यू कर देंगे. ठीक है, इमीडिएटली आफ्टर बर्थ. Women with pre-existing type 2 diabetes who are breastfeeding can resume or continue to take metformin or glabenclamide immediately after birth. जो type 2 वाले हैं वो अपनी previous medication पे वापस आ जाएंगे. And should avoid, and the women with diabetes who are breastfeeding should continue to avoid any medicines for the treatment of diabetes complications that were discontinued for safety reason in the preconception period. ओके, इन्फॉर्मेशन एंड फॉलो अप आफ्टर बर्थ. जो प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज़ है वो बैक टू रूटीन केयर पे चली जाएंगी, और जो गेस्टेशनल डायबिटीज़ वाली है उनको हम टेस्ट करेंगे. हु आर डायग्नोज विद द गेस्टेशनल डायबिटीज़ एक्सक्लूड करेंगे पेरिसिस्टिंग हाइपरग्लाइसीमिया, एंड रिमाइंड वुमेन हु वर डायग्नोज विद द गेस्टेशनल डायबिटीज़ सिम्टम्स उनको हाइपरग्लाइसीमिया के आप एक्सप्लेन करेंगे. एक्सप्लेन द वुमेन हु आर डायग्नोज विद गेस्टेशनल डायबिटीज़ अबाउट द रिस्क ऑफ गेस्टेशनल डायबिटीज़ इन फ्यूचर, कि दोबारा भी रिकरेंस भी हो सकती है. एंड फॉर वुमेन हु वर डायग्नोज विद गेस्टेशनल डायबिटीज़ एंड हुज ब्लड ग्लूकोज रिटर्न टू नॉर्मल आफ्टर बर्थ, तो जिनका नॉर्मल हो भी जाएगा बर्थ के बाद, उनको भी हमने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस ऑफर करनी है और फास्टिंग उनका करना है 16 to 13 वीक्स पर हमने. और हम प्रैक्टिकली ज़्यादा हमारे लिए ईजी है कि हम 6 वीक्स पे कर लें. इफ़ फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल हैज़ नॉट बीन परफॉर्म 13 वीक्स पे, तो फिर भी हम उसको दोबारा फास्टिंग उसका कर सकते हैं. HbA1c भी कर सकते हैं 13 वीक्स के बाद, बट डोंट ऑफ़र OGTT हम नहीं करेंगे उसका. ठीक है, रूटीनली ऑफ़र नहीं करेंगे. ओके, फॉर वुमेन हैविंग फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज एज द पोस्ट नेटल टेस्ट, अब ये डिपेंड करता है कि कितना आया. एडवाइज विद द फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल बिलो 6, अगर 6 से कम है तो लो प्रोबेबिलिटी है डायबिटीज़ की. शुड कंटिन्यू टू द फॉलो द लाइफस्टाइल एडवाइस, और लाइफस्टाइल एडवाइस को फॉलो करें. प्रोबेबिलिटी इज़ लो, दिस इज़ लो प्रोबेबिलिटी. ठीक है, फॉलो द लाइफस्टाइल एडवाइस एंड नीड एनुअल टेस्ट. ठीक है, चेक करते रहें उसका. और मॉडरेट रिस्क है डेवलप करने का इसको टाइप 2 डायबिटीज़ का. अगर पेशेंट का है 6 to 6.9 के दरमियान, ठीक है, तो हाई रिस्क है कि वो टाइप 2 डायबिटीज़ डेवलप करेगी. तो इसको हमने क्या करना है, एडवाइस है वुमेन विद द फास्टिंग लेवल. अच्छा, इसमें हमने क्या एडवाइस दें एंड गाइड इंटरवेंशन इन, अच्छा इसको सेपरेट चीज़ें, बट रिमेंबर कि अगर 6 to 6.9 है तो दिस इज़ हाई रिस्क.
एडवाइज वुमेन विद फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज जिनका 7 या उससे अबव है, दे आर मोर लाइकली टू हैव टाइप 2 डायबिटीज़ एंड ऑफर देम अ डायग्नोस्टिक टेस्ट। इनको हमने डायग्नोस्टिक टेस्ट देना है जिनका लेवल 7 है। HbA1c एज अ पोस्टनेटल, एडवाइज वुमेन विद HbA1c विद लेवल बिलो 39 मिलीमोल पर लीटर 5.7। अगर किसी का पेशेंट का HbA1c से 5.7% से कम है तो उसका प्रोबेबिलिटी कम है, वो कंटिन्यू रखे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस को और एनुअल टेस्ट अपना करवाती रहे। They have a moderate risk of developing type 2 diabetes and offer them advice and अच्छा ये इन्होंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया, ये शायद इसका है कि जिनका 39 और उसके दरमियान है, लाइक इसके बारे में बात हो रही है कि 5.7 से 6.4% है, तो ये तो फिर हाई रिस्क हो गए। ठीक है, टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए ये हाई रिस्क है। एंड एडवाइस द वुमेन विद HbA1c जिनका 48 और 6.5% है या इससे अबव है, तो फिर उनको हमने क्या करना है, they have type 2 diabetes and refer them for the further care. Offer annual HbA1c to the women who were diagnosed with the gestation, उनका फिर हम HbA1c हर साल करवाते रहेंगे। Offer women who were diagnosed with the gestational diabetes early self monitoring और an OGTT in the future pregnancy। सबसे important step क्या है कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी में आपने उसको अर्ली बुकिंग पे आपने उसका टेस्ट करना है। ओके अच्छा, what is level 2 care? As the care for the patients requiring detailed observation or intervention including support for the single failing organ system or post operative care and those stepping down from the higher level। अच्छा है, ओके दिस इज़ अबाउट। अच्छा, इसमें कुछ पॉइंट्स मैंने और हाईलाइट किए थे कि एक तो उन्होंने कहा कि कन्वेंशनली हम गेस्टेशनल डायबिटीज़ टेक्स प्लेस इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर, तो हम क्या करते हैं कि मैटरनल एज और ओबेसिटी इंक्रीजिंग रूटीन में जो है, यानी कि पहले क्या होता था कि हम सेकंड ट्राइमेस्टर में इसको चेक करते थे गेस्टेशनल डायबिटीज़ के लिए, तो अब कह रहे हैं कि मैटरनल एज, एक तो आजकल ज़्यादा एज में पेशेंट प्रेग्नेंट हो रही हैं और दूसरा ओबेसिटी का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा पेशेंट्स हैं जो कि एंटर प्रेगनेंसी में विद अनडायग्नोज्ड टाइप 2 डायबिटीज़ बट मे नॉट बी टेस्टेड फॉर द डायबिटीज़ अंटिल सेकंड ट्राइमेस्टर। तो सेकंड ट्राइमेस्टर तक वो अनडायग्नोज्ड ही रहती हैं और बेबी एक्सपोज हो जाता है और वो एक्सपोज रहता है टू द हाइपरग्लाइसेमिक एनवायरनमेंट के साथ। तो इस वजह से अब सोचा जा रहा है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही टेस्ट करना चाहिए। ओके, नंबर ऑफ़ फैक्टर्स, यानी कि फैक्टर्स देखना चाह रहे हैं कि क्यों, जैसे कि हेल्थ बिलीव्स हैं, पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इम्पोर्टेंस, गुड ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल की इनएबिलिटी टू बी एबल टू कंप्लाई विद द डिमांडिंग रिजीम ऑफ द ब्लड ग्लूकोज के 7 टाइम्स आप उसको चेक करें, तो बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बैरियर्स इन दिस कोहार्ट ऑफ द वुमेन इज़ नीडेड सो द हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स कैन वर्क टू, यानी कि बैरियर्स को वो देखना चाह रहे हैं कि कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, क्यों कंट्रोल नहीं होता हमारा। अनएक्सपेक्टेड इंट्रायूट्राइन ग्रोथ, इंट्रायूट्राइन डेथ, लेकिन अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर उन्होंने कहा है कि सिर्फ आपने CTG भी, अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर भी, बायोफिजिकल प्रोफाइल भी आपने, इसकी सेंसिटिविटी पुअर है फॉर प्रेडिक्टिंग सच इवेंट, कि आप कहेंगे इसमें चूँकि अनएक्सप्लेन डेथ का रिस्क ज़्यादा है, इस वजह से हम करते रहेंगे बायोफिजिकल भी, अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर भी, ये सारी चीज़ें, तो ये इंडिकेटेड नहीं है अनटिल अनलेस कि हमारे पास कोई IUGR के रिस्क फैक्टर्स हों। जो प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज़ होती है, जहाँ पर वैस्कुलोपैथी भी होती है, वहाँ पर सीरियल मॉनिटरिंग विद द अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर रिकमेंडेड है, बट अदरवाइज डायबिटीज़ में नहीं रिकमेंडेड। ओके, 50% रिस्क है टाइप 2 डायबिटीज़ डेवलप करने का विद इन 5 ईयर्स ऑफ द बर्थ, अगर एक दफ़ा पेशेंट को गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो जाती है, तो गेस्टेशनल डायबिटीज़ इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्क फैक्टर फॉर द सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़। अच्छा, ये जो टेबल है इसमें बेसिकली उन्होंने क्या बताया हुआ है कि जो इससे पहले गाइडलाइन आई थी 2008 की और 2015 में कहाँ कहाँ चेंजिंग्स आई हैं। ठीक है, ये कुछ चेंजिंग है, ये देख लें। नंबर 1 पे उन्होंने कहा है कि आइसोफेन और इंसुलिन जो है, ये पहले भी जो NPH है लॉन्ग एक्टिंग, अगर फर्स्ट लाइन आपसे कोई पूछना है या फर्स्ट चॉइस आपसे कुछ पूछना है तो वो NPH है, लेकिन पहले ही कहते थे कि हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे जो दूसरी लॉन्ग एक्टिंग मेडिकेशंस हैं
जैसे कि डेट्रीमर या फिर ग्लाजीन है, लेकिन अब कहते हैं कि आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं अगर पेशेंट ऑलरेडी उस पर कंट्रोल्ड है। ये जो थर्ड लाइन है, अच्छा ये फर्स्ट लाइन जो कॉलम है इसमें उन्होंने 2008 की बताई हुई है कि 2008 में क्या था। सेकंड रो में उन्होंने बताया कि 2015 में हमने क्या अमेंडमेंट किया, और थर्ड रो में उसकी रीज़न दी हुई है, ठीक है, थर्ड कॉलम में। तो उन्होंने रीज़न यही दिया कि जो कि ऑलरेडी कंट्रोल थे इसके ऊपर, तो उनको अगर हम स्विच करते हैं तो फिर वो डिस्टर्ब हो जाता है उनका ग्लूकोज जो मेंटेनेंस जो मॉनिटरिंग है या ग्लूकोज का जो कंट्रोल है वो ख़राब हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट है कि माइक्रो जो रीनल फंक्शन टेस्ट थे उसके अंदर पहले एल्ब्यूमिन क्रेटिनिन रेशो की बात नहीं थी, लेकिन अब उन्होंने एल्ब्यूमिन क्रेटिनिन रेशो ग्रेटर दैन 30 मिलीग्राम को भी इसमें ऐड कर दिया है। बस यहाँ पर यही चीज़ है। और इसमें उन्होंने क्या किया कि ये जो रिस्क फैक्टर्स दिए हुए थे उसमें पहले रिस्क फैक्टर्स को एथनिसिटी डिफ़ाइन की हुई थी। जैसे ये देखें ना, ये जो मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया हुआ है, इन्होंने डिफ़ाइन किया हुआ था कि ये मिडल ईस्टर्न वाले, साउथ एशिया वाले, ब्लैक कैरिबियंस वाले ये हैं सिर्फ। लेकिन अब उन्होंने इस चीज़ की डेफिनेशन ख़त्म कर दी है। उन्होंने सिर्फ सिंपल ऐड कर दिया कि माइनॉरिटी एथनिक फैमिली रीजन विद द हाई प्रेवलेंस ऑफ डायबिटीज़, ठीक है। और उसकी रीज़न उन्होंने दी है कि फिर इस वजह से वो सिर्फ वही लोग स्पेसिफाई हो रहे थे जिनका हमने जिक्र किया था, और बाकी बहुत सारे माइनर और एथनिसिटीज़ हैं जो कि थी लेकिन वो एक्सक्लूड हो जाती थी क्योंकि इस डेफिनेशन की वजह से। अब उन्होंने ये नहीं इसमें ऐड किया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास के हाँ जी, जो हाइपोग्लाइसीमिया जिनको होगा उनको हमने कंसनट्रेटेड ग्लूकोज देना है। सिर्फ इतना पहले 2008 में था, अब उन्होंने इसको थोड़ा सा डिफ़ाइन कर दिया है कि व्हाट इज़ कंसनट्रेटेड ग्लूकोज, तो वो डेक्सट्रोज टैबलेट्स हैं या ग्लूकोज कॉन्टेनिंग ड्रिंक्स है। तो बस सिंपल इज़ दैट। अब इसमें क्या था कि फ़र्स्ट सेमेस्टर में रेटिनल असेसमेंट के लिए बात कर रहे हैं कि असेसमेंट इज़ इफ़ द असेसमेंट फर्स्ट, हमने जैसे बात की थी ना कि फ़र्स्ट असेसमेंट इज़ नॉर्मल, तो यहाँ पर उन्होंने सिर्फ ये बात ऐड की है कि फ़र्स्ट असेसमेंट इज़ नॉर्मल, तो आपने अगेन 28 वीक्स पे करना है उसको दोबारा, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर असेसमेंट नॉर्मल आ जाती है तो आपने 28 वीक्स पे नहीं करना। 28 वीक्स पे यहाँ पर भी करना है, और अगर अब नॉर्मल आ जाती है तो 16 वीक्स पे करना है और फिर 28 वीक्स पे भी करना है, ठीक है। ये सिर्फ इसका बताने का मकसद ये है, इसको बेशक आप ना भी पढ़ें। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि प्रोलिफरेटिव रेटिनोपैथी जो डायग्नोज होती है, बस उसको भी इन्होंने एक्सप्लेन किया। ये लास्ट 6 मंथ्स कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है ये भी। अच्छा, ये रीजनल असेसमेंट पहले 12 मंथ्स थी, तो अब 3 मंथ्स की बात हो गई, ये थोड़ा सा ऐड हो गया इसमें, और साथ में इन्होंने एल्ब्यूमिन क्रेटिनिन रेशो ऐड कर दिया, बाकी सारा पॉइंट्स वही है। अच्छा, ये जो 4 चैम्बर व्यू वाली बात है इसको देख लीजिए, पहले 18 to 20 वीक्स पे लिखा हुआ था, ठीक है। अब उन्होंने इसको सिर्फ 20 वीक्स कर दिया। रीज़न भी कि वो मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि वो कह रहे हैं कि इससे पहले जो कार्डिक इवेल्युएशन है वो अच्छी नहीं हो सकती, तो इस वजह से देखें, दिस इज़ बिकॉज द विजुअलाइजेशन ऑफ द फीटल कार्डिक एनाटमी इंक्लूडिंग द 4 चैम्बर व्यू वॉज बेटर एट 20 वीक्स देन एट 18 वीक्स, तो दैट्स वाई इसको हमने चेंज किया। तो इसलिए नॉर्मली स्कैन अगर आपने करना है कार्डिक पेशेंट में, डायबिटिक पेशेंट में, तो वो आप 20 वीक्स पे करेंगे, और अगर नॉन डायबिटिक में करना है तो आपने 18 वीक्स पे भी कर सकते हैं, क्योंकि डायबिटिक्स में हमें हार्ट को ज़्यादा देखना है ना, मोस्ट कॉमन एनॉमली होती है हार्ट में डायबिटीज़ में, तो इस वजह से, ठीक है। इसमें क्या है कि 38 वीक्स रूटीन मॉनिटरिंग ऑफ फीटल वेलबींग बिफोर 38 वीक्स इज़ नॉट रिकमेंडेड। सिर्फ इतनी सी बात लिखी थी, अब उन्होंने उसको एक्सप्लेन कर दिया कि रूटीन मॉनिटरिंग किस चीज़ की वो बात कर रही है, जो कि 38 वीक्स से पहले रिकमेंडेड नहीं है। दैट इज़ कि आपको अम्बिलिकल आर्टरी की ज़रूरत नहीं है, आपको CTG करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बायोफिजिकल प्रोफाइल करने की ज़रूरत नहीं है, अनलेस क्लिनिकली इंडिकेटेड हो। तो इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन के लिए वो कहते हैं कि बेटर टर्म जो है वो फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन है रादर देन इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन के। और पहले डायबिटीज़ टीम के लिए कहते थे कि केयर टीम पेशेंट को देखेगी एवरी 1 to 2 वीक्स, अब डायबिटीज़ नहीं, अब कहते हैं जॉइंट डायबिटीज़ एंड एंटीनेटल क्लिनिक जो है ना वो 1 to 2 वीकली देखेगा। Clinical signs: babies of women with diabetes who present with clinical signs of hypoglycemia should have their blood glucose tested and be treated with this। तो उसको उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है कि ट्रीटेड क्लिनिकल साइंस यानी कि GCD के एडिंग टेस्ट दोज हु आर हाइपोग्लाइसेमिक फॉर क्लैरिटी, ठीक है, जो हाइपोग्लाइसेमिक हैं उनको हम करेंगे।
अच्छा, दिस इज़ अबाउट, इसमें क्या था कि WHO ने OGTT हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम अ फुटप्रिंट एंड गिवन अ लिंक टू WHO। इसको भी इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। ऑनगोइंग इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस एंड ऑफर वुमेन हु वर डायग्नोज विद गेस्टेशनल डायबिटीज़ अर्ली सेल्फ मॉनिटरिंग, उनकी हमने करनी है। ठीक है, दिस इज़ अगेन ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट। ओके गर्ल्स, टेक केयर।